मैं श्रुति शर्मा और आप देख रहे हैं जी बिजनेस और अब बात करेंगे स्वामी के डबल अटैक की। जी हां, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन पर निशाना साधा है। स्वामी ने आरबीआई गवर्नर राजन पर 6 नए आरोप लगाते हुए पीएम मोदी से उन्हें तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। स्वामी ने आरोप लगाया है कि एसएमई सेक्टर को नुकसान पहुंचाने के लिए राजन ने जानबूझकर ब्याज दरें बढ़ाई और स्वामी का आरोप है कि देश में शरिया बैंकिंग की मनाही के लेकिन राजन इसको अनुमति देने के पक्ष में रहे। स्वामी का यह भी आरोप है कि राजन के पास अमेरिकी ग्रीन कार्ड है और वो साल में एक बार इसके रिन्यूअल के लिए अमेरिका जाते हैं। स्वामी का यह आरोप भी है कि राजन पूरी दुनिया में भारत की महत्वपूर्ण सूचनाओं को लीक करते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार में महत्वपूर्ण पद पर होते हुए भी बीजेपी सरकार को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। स्वामी ने उदाहरण दिया है कि राजन ने इंटरलेस का मुद्दा उठाया है। हालांकि कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने साफ कर दिया था कि राजन पर सुब्रमण्यम स्वामी का बयान बीजेपी का आधिकारिक बयान बिल्कुल नहीं है। और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के खिलाफ मोर्चा खोले बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने आज फिर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। सर, 15 दिनों के अंदर दूसरी चिट्ठी और 6 चार्जशीट आरोप हैं। क्या आरोप हैं और 6 चार्जशीट जो आपने लगाए हैं उसके क्या जिस्ट है? सर नहीं, मैं चिट्ठी दे दूंगा आपको, आप उसमें देख लीजिए। पर मूल बात यह है कि ये इसने जानबूझकर, जिसको थोड़ा भी हाई स्कूल की ज्ञान हो इकोनॉमिक्स में, वो ये जो ब्याज की जो दर बढ़ाई है वो नहीं करते। इससे क्या हुआ कि हमारी जो लघु उद्योग और जो मध्यम उद्योग है ये सब चौपट हो गए हैं और उनका ग्रोथ रेट नेगेटिव है और इस कारण से बेरोज़गारी बहुत बड़ी है। जो गांव के लोग हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, जो सेमी स्किल्ड कहते हैं, इन लोगों को जो 10th क्लास पास वाले लोग हैं, इनकी नौकरी सब बर्बाद हो गई है। तो इसीलिए ये जानबूझकर किया। क्यों? कोई हो सकता है कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के लिए काम कर रहे हैं, ये तो मैं नहीं जानता। बट दूसरा है कि हमारी जो सारे गुप्त वित्तीय समाचार हैं या डेटा है, उसको उसने अपने यूनिवर्सिटी के ईमेल में दुनिया भर भेजा। जो कोई भी उसको उनका यूनिवर्सिटी उसको डाउनलोड करता है, सर्वर तो वहीं है। और तीसरा है कि उसने इस्लामिक बैंक स्थापित करने की कोशिश की, जब रिजर्व बैंक एक्ट में लिखा है कि नहीं कर सकते हो। और मैं एक कोर्ट केस जीता हूँ इसी आधार पर। फिर कार्ति चिदम्बरम के 14 देशों में इसने फॉरेन एक्सचेंज का फ्रॉड किया। उसके लिए जब जानकारी मांगी, इसने तो जानकारी नहीं दी और दूसरा उसने चिदम्बरम को बता दिया, फोटोस्टैट कॉपी भी दे दिया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का। आपने यूएस कनेक्शन की बात की है, उनके भारतीय सोच को नहीं रखते आपने। बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा कि ये अब इतनी बड़ी पद मिलने के बाद ये ग्रीन कार्ड क्यों नहीं त्याग करते हैं? आपने यूनिवर्सिटी की जो नौकरी है उसको भी नहीं छोड़ा है। भारतीय बनने में आपको क्या संकोच है? इतनी बड़ी नौकरी दे दी, तो इसके माने तुम यहाँ कुछ तोड़फोड़ करने के लिए आए हो। प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, कल ही मुलाकात हुई थी और वित्त मंत्री से मुलाकात हुई थी उनसे, और माना जा रहा है कि एक्सटेंशन पर चर्चा हुई सितंबर में उनका। इससे प्रधानमंत्री को निर्णय करना है, मुझे ये उनको बताना है कि ये है, मैंने बता दिया है। कल कुछ हो तो मैं कोई नहीं कह सकता उस समय क्यों वो चुप थे। तो यह स्वामी का डबल अटैक। वहीं रघुराम राजन को रिजर्व बैंक का दोबारा गवर्नर बनाने को लेकर सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। इस बारे में जब वित्त मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के राजन के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या राजन को दोबारा गवर्नर बनाया जाएगा। स्वामी की शिकायत है कि राजन जानबूझकर ब्याज दरें नहीं घटा रहे हैं ताकि देश की आर्थिक हालत नहीं सुधर सके। आपको बता दें कि राजन का आरबीआई गवर्नर के तौर पर कार्यकाल 3 सितंबर को खत्म हो रहा है। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच किन मुद्दों को लेकर मतभेद है। आइए हम आपको वीडियो वॉल के जरिए बताते हैं। ब्याज दरों में कटौती, इस पे मतभेद है आरबीआई और वित्त मंत्रालय में।
साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन है, इस पे भी मतभेद है। सरकारी कर्ज को व्यवस्थित करने के लिए कमेटी का एक गठन है, उस पे भी अभी मंत्रालय और आरबीआई में अब मतभेद है। सरकारी सिक्योरिटीज के लिए रेगुलेटर का गठन करना है, उस पे मतभेद है। साथ ही साथ कर्जदाताओं का नाम सार्वजनिक करने को लेकर भी मतभेद है और साथ ही साथ फाइनेंशियल कोड ड्राफ्ट करने को लेकर आरबीआई और वित्त मंत्रालय में मतभेद है। वहीं ब्याज दरें तय करने पर आरबीआई के पास वीटो पावर है, इस पे भी अब मतभेद है। यही है वो पॉइंट्स जिस पे आरबीआई और वित्त मंत्रालय के मुद्दों पर जो है मतभेद हैं। ये अभी हमने वीडियो बॉल के जरिए आपको दिखाया है। बहरहाल आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने चीन के स्लोडाउन को ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिरता के लिए खतरा बताया है। राजन ने कहा है कि भारत की स्थिरता के लिए बेहतर पॉलिसी की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि बेहतर पॉलिसी के जरिए हम विदेशी खतरों को कम कर सकते हैं। वहीं राजन ने यह भी कहा है कि बेहतर फॉरेक्स मैनेजमेंट से करेंसी में उतार चढ़ाव कम हुआ है, लेकिन करेंसी में उतार चढ़ाव होने पर आरबीआई दखल देगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय घाटे को लेकर उठाए गए कदम का असर हुआ है, साथ ही बेहतर फूड मैनेजमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी से महंगाई काबू में है। राजन ने यह भी कहा है कि बैंकों के बैड लोन के खिलाफ चलाए जा रहे क्लीन अप ड्राइव का असर भी जल्द ही दिखेगा। और टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 2 साल के कामकाज का बखान किया है। रविशंकर प्रसाद के मुताबिक उन्होंने कॉल ड्रॉप को लेकर काफी सख्ती की है और पिछले 7 से 8 महीने में टेलीकॉम कंपनियों को 76,000 नई साइट्स दी हैं। हालांकि उन्होंने अभी भी कॉल ड्रॉप में गुंजाइश की बात जरूर मानी है। कॉल ड्रॉप्स का एक मुद्दा सबसे सामने आता है। आपको भी कई बार कहा गया कि कॉल ड्रॉप मंत्री हैं। आपको लगता है कि सरकार जो है टेलीकॉम कंपनियों के सामने लाचार है, कुछ नहीं कर रही है? देखिए, पहली बात मैं कहूँगा कि कॉल ड्रॉप की बात अगर हमारे विरोधी उठाएं तो बात समझ में आती है, लेकिन मैंने उस पर क्या क्या किया आपको ये भी कहना चाहिए था। मैंने सख्ती की है और मैंने हमेशा कहा है कि मैं देश के टेलीकॉम ग्रोथ का मंत्री हूँ और देश के टेलीकॉम उपभोक्ताओं का भी मंत्री हूँ। और हमारे आग्रह दबाव के बावजूद डीओटी के उन्होंने लगभग 95-96 हज़ार से अधिक नए साइट लगाए हैं पिछले 7-8 महीने में। दिल्ली में 5,000 लगे हैं। मैंने सारे इशू क्लियर कर दिया, आज कोई पॉलिसी में पेंडिंग नहीं है। ये जो रेडिएशन की बात आती थी उसको भी लेकर मैं ओपनली बोल रहा हूँ, इसका कोई आधार नहीं है। WHO ने इस पर काफ़ी चर्चा की है, वो हुआ है। तो सुधार काफ़ी हुआ है और सुधार होने की गुंजाइश है। बार बार मैं कहता हूँ, जैम का 3 में अंतिम मोबाइल ही है, जनधन आधार मोबाइल। इसको ठीक करने के लिए कंपनियां कह रही है कि हम सेल्फ रेगुलेशन करें। आपको लगता है सेल्फ रेगुलेशन काफी होगा उनके लिए? अब वो क्या करें नहीं करें उनका विषय है। मेरे लिए एकमात्र मानक है कि कंज्यूमर संतुष्ट होना चाहिए, सेवाएं अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए हमारा आग्रह हमेशा रहेगा। अच्छा, टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने पेनल्टी लगाई टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। आपको लगता है TRAI एक्ट में बदलाव करने की जरूरत है, उनको ज्यादा पावर देने की बारे में हमारा मन बिल्कुल खुला हुआ है। अगर TRAI को ऐसा लगता है कि इसके बारे में पुनर्विचार करने की जरूरत है तो उसका हम विचार करेंगे। और विलफुल डिफॉल्टर्स पर आरबीआई के बाद सेबी ने भी सख्ती कर दी है। सेबी ने विलफुल डिफॉल्टर्स पर कड़े नियम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक विलफुल डिफॉल्टर्स के सिक्योरिटीज मार्केट से पैसे जुटाने और बोर्ड में रहने पर रोक लगा दी गई है। सेबी ने विलफुल डिफॉल्टर्स के म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकरेज जैसे कारोबार पर भी रोक लगा दी है। अब विलफुल डिफॉल्टर्स को किसी और लिस्टेड कंपनी के कंट्रोल का अधिकार नहीं होगा। विलफुल डिफॉल्टर्स के IPO, डेबिट, NCD से पैसे जुटाने पर भी रोक लगा दी गई है। किसी टेकओवर की हालत में विलफुल डिफॉल्टर्स ऑफर ला सकेंगे। 25 मई से विलफुल डिफॉल्टर्स के नियम लागू माने जाएंगे। और चौथी तिमाही में जेट एयरवेज के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। क्रूड की कीमतों में आई गिरावट से जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का मुनाफा 397 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 1,730 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कंपनी की आय 5,060 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 5,240 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं चौथी तिमाही में कंपनी की फ्यूल कॉस्ट में 25% की कमी देखने को मिली है। जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का EBITDA 816 करोड़ रुपए रहा। और मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने पर शेयर बाजार ने जबरदस्त सलामी दी है। शेयर बाजार आज 2016 के सबसे उच्चतम स्तर पर बंद हुआ है। आज के कारोबार में निफ्टी 50 की मार्केट कैप में 75,000 करोड़ का इजाफा देखने को मिला है। वहीं सेंसेक्स
486 अंक और निफ्टी 135 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। बाजार की तेजी में सबसे ज्यादा योगदान कैपिटल गुड्स इंडेक्स का रहा और कैपिटल गुड्स इंडेक्स में करीब 9% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंक, रियलिटी, पावर, ऑटो शेयरों में भी जोरदार खरीदारी देखने को मिली। बीएसई के सभी इंडेक्स हरे निशान पे बंद हुए। और आइए आपको दिखा दें कि मोदी सरकार के चुनाव जीतने के बाद 2 साल में शेयर बाजार में कितना उछाल आया है। आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स 15 मई 2014 को कितना था, 23,905, और वहीं अब 26 मई 2016 के दिन सेंसेक्स ने कितनी उछाल मारी है, यानी 26,367। ये 2 हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं निफ्टी 7,123 पर है, 7,123, और वहीं 26 मई 2 साल बाद मोदी सरकार के अब पहुंच गया है 8,070 पर, यानी 8,070। ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं 2 साल बाद शेयर बाजार में कितना फर्क आया है। बहरहाल आइए सुनते हैं मोदी सरकार के 2 साल के कामकाज पर दिग्गज कॉर्पोरेट्स क्या कह रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। रिफॉर्म्स हो रहे हैं, काफ़ी रिफॉर्म्स अनाउंस हो गए हैं। दुनिया भर में इंडिया का पोजीशन बहुत बड़ा है। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन गई है और मैं समझता हूँ कि ये मॉनसून जो अच्छे आएंगे, आते मॉनसून, और जो जीएसटी मॉनसून सेशन में पास हो जाएगा, जैसे गवर्नमेंट क्वाइट कॉन्फिडेंट है, तो इंडिया का ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा और इकोनॉमी बहुत सुधर जाएगी। मेरे हिसाब से काफ़ी बदलाव आया है। There is a lot of progress that is happening. Some of that progress is visible to the common man. A lot of that progress is not visible to the common man. But हम लोग जो builders से सुनते हैं, we hear that processes of getting approvals has become a lot more simpler. जो पहले थोड़ा corruption का जो fear था, that corruption has become a lot lesser. तो काफ़ी improvement हुआ है. It is also reflected in the GDP numbers which have been improving over time. So I think काफ़ी कुछ किया है। मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं। फॉरेन पॉलिसी ठीक की है, इसकी वजह से इंडियन सिक्योरिटी बढ़ गई है। हमारे डिफेंस सेक्टर को ओपन अप किया है हमारे, और काफ़ी एरियाज़ में उन्होंने बदलाव लाए हैं। और एक तो सेंट्रल प्लानिंग हटा दिया। सेंट्रल प्लानिंग का मतलब ये था कि स्टेट डिसाइड करेगा रिसोर्सेज देश के कहाँ जाएंगे, और इसको हटाने से ये सिग्नल दिया ये अभी स्टेट नहीं करेगी, ये मार्केट डिसाइड करेगा बाय एंड लार्ज। तो मोदी एट 2 पर कॉर्पोरेट्स की प्रतिक्रिया। बहरहाल ट्विटर इंडिया के हेड ऑफ न्यूज, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स रहील खुर्शीद ने जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया है कि मई 2014 के बाद से सरकार ट्विटर पर एक्टिव हुई है और पीएम को जितना एक्सेस ट्विटर पर मिलता है उतना कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तक कि ट्विटर के जरिए कई मंत्रालयों ने लोगों की समस्याएं सुलझाना शुरू किया है। रहील खुर्शीद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पी कारोनिया ने। राहिल, जी बिजनेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं और एनडीए सरकार ने सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा है इन 2 सालों में। तो इस पूरे स्ट्रैटेजी में जो इनकी सोशल डिप्लोमेसी की स्ट्रैटेजी रही है, तो ट्विटर का कितना योगदान है इसमें? अगर आप मई 2014 से को एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेके चलें, वहीं से काफ़ी क्लियरली जो ट्विटर की लीड है एज फार एज द प्रेफरेंशियल प्लेटफॉर्म ऑफ दिस गवर्नमेंट टू कम्युनिकेट बोथ इंटरनली या एक्सटर्नली, वो काफ़ी क्लियर है। और व्हेनेवर द प्राइम मिनिस्टर इज ट्रैवलिंग, जब वो बाहर जाते हैं तो जितनी एक्सेस आपको मिलती है ट्विटर पे, उतनी और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती। यू कैन फॉलो फंडामेंटली लाइक ईच ऑफ हिज मूव्स के किन से मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कब कहाँ पहुँचेंगे, मिनट बाय मिनट अपडेट इफ़ यू विल। और उसकी वजह से जो बिकॉज द पब्लिक नेचर ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो ये जो फैक्टर्स सारे हैं, आई थिंक दीज कंट्रीब्यूट टू ट्विटर बीइंग द प्रेफर्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म ऑफ द इंडिया गवर्नमेंट। किसी भी सरकार के लिए अपना ब्रांड बिल्ड करने के लिए अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी की बहुत ज़रूरत होती है। तो ट्विटर ने कैसे मदद की है मोदी सरकार की अपने ब्रांड बिल्डिंग में? देखिए, आप अगर स्पेसिफिक एग्जांपल्स लें, स्टार्टिंग विद द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, जो प्राइम मिनिस्टर के अराउंड
एक वो क्लाउड ऑफ सीक्रेसी हुआ करता था, इनएक्सेसिबिलिटी हुआ करता था, एक बार वो क्लाउड ख़त्म हो गया. यू हैव द प्राइम मिनिस्टर एक्सेसिबल प्रीटी मच ऑल द टाइम विद द प्लेटफॉर्म. एंड देन जो उनकी रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो पावर लाइक मेन मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ले लीजिए, या जो रेलवेज़ में सुरेश प्रभु जी ने काम किया हुआ है, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड कि आप एज अ सिटीज़न यू कैन बी ऑन अ ट्रेन एनी वेयर इन दिस कंट्री एंड ट्वीट टू द रेलवे मिनिस्टर या द रेलवे मिनिस्ट्री एंड गेट अ रिस्पॉन्स विद इन मिनट्स. लाइक कॉमर्स मिनिस्ट्री ले लीजिए फॉर एग्जांपल, अभी उनने कुछ दिन पहले दे अनाउंस ट्विटर सेवा, जो स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने अनाउंस किया, और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ द कॉमर्स मिनिस्टर हरसेल्फ ट्वीट्स द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स दैट दे हैव रिसीव्ड और उनने कितनी रिजॉल्व की हुई है और कितनी आउटस्टैंडिंग है. लास्ट उनके जो नंबर्स थे 800 कंप्लेंट्स में से दे रिजॉल्व अबाउट 785, 15 कंप्लेंट्स अनरिजॉल्व थी. सो putting these numbers in, first of all, like announcing a service that we are now accessible to startups from all over the country 24/7, और फिर ये numbers को public में voluntarily without an RTI रखना कि इतनी complaints आई, इतनी हमने resolve की और इतनी outstanding हो और अगले महीने we aim to hit 100%. That's a very very clear indication, काफ़ी clear indication है कि काफ़ी जो main ministries हैं इस government की, जो central ministries हैं, they are moving towards conducting their affairs like in a very transparent and accountable manner.